हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म मेंटो केम पर। मेंटो केम जहां आपको मिलता है मेंटरशिप एंड केमिस्ट्री एक ही साथ। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेसन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उस अनबुझी पहेलियों को जिसको लेकर के आप रहते हैं परेशान और आपको लगता है बहुत समय उन्हें सॉल्व करने में, उन्हें समझने में। तो आइए उसको आज हम एक बहुत ही सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट के साथ धीरे धीरे अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीओसी बोलते हैं। इसे हम पढ़ेंगे दो पार्ट में। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इसे हम पढ़ेंगे दो पार्ट में। सबसे पहला जो पार्ट अपना होगा, दैट पार्ट विल बी GOC1 एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी GOC2। इन GOC1 वी विल स्टडी अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? रिएक्शन मैकेनिज्म। और GOC2 में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे इसमें हम? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास में पहली अपना जो शुरुआत करने का टॉपिक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके एक झलक को हम देखते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वो प्रोसीड कैसे करते हैं। क्या वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें कि ओल्ड जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वह कन्वर्ट हो जाता है न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दूं कि केमिकल रिएक्शन दरअसल होता क्या है। केमिकल रिएक्शन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हो, जिस रिएक्शन के फलस्वरूप नए नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, नए नए जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसमें बेसिकली होता क्या है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। बिल्कुल यही प्रोसेस हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होता है बच्चों। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले जो शुरुआत होता है, दैट इज फ्रॉम सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट क्या होता है? ये कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इस सबस्ट्रेट के ऊपर में कोई सा भी अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अटैक करता है। पूरी केमिस्ट्री में अगर अटैकिंग रिएजेंट की बात करें तो हमारे पास में तीन तरह के अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं। सबसे पहला जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं बच्चों से? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मैं आगे डिस्कस करूंगा डिटेल्स में कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। दूसरा जो आप देखते हो अटैकिंग रिएजेंट, वो क्या होता है? दैट इज न्यूक्लियोफाइल। दैट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। उसके बाद से जो तीसरा अटैकिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है? फ्री रेडिकल। क्या होता है बच्चों? फ्री रेडिकल। यही अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अटैक करता है इस सबस्ट्रेट के ऊपर में, और जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो सबस्ट्रेट में ओल्ड केमिकल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है वो टूटता है। जैसे ही बॉन्ड टूटता है, बीच में क्या होता है कि एक हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव स्पीसीज बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी जाए तो पूरी केमिस्ट्री में सबसे पहला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बोकैटायन। क्या है बच्चों? कार्बोकैटायन है। उसके बाद क्या है? कार्बो एनायन। क्या है? कार्बो एनायन। उसके बाद क्या आता है? कार्बन फ्री रेडिकल। आप नोटिस करेंगे तो फ्री रेडिकल हमारा अटैकिंग रिएजेंट भी है और फ्री रेडिकल हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट भी हो जाता है। उसके बाद से फोर्थ नंबर हम बात करेंगे तो वो आता है कार्बीन
और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा चला आता है नाइट्रीन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिन करके ये 5 पांडव जो हैं यही होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, जो कब बनते हैं, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओल्ड केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है। अब देखेंगे अब क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, ये हालांकि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सुटेबल आपको सॉल्वेंट लेना पड़ता है, या जो रिएक्शन का रिक्वायर्ड टेम्परेचर वो लेना पड़ता है, जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो लेना पड़ता है, आपको कैटलिस्ट भी लेना पड़ सकता है, जो कि ओल्ड केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद से क्या होता है बच्चों, जो मैंने बताया, अब यहां पर क्या होता है, इस प्रोसेस में बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है। देखेंगे बॉन्ड का रीअरेंजमेंट कैसे होगा, रीअरेंजमेंट। अब यहां पर केमिकल बॉन्ड क्या करेंगे, इस रिएक्शन इंटरमीडिएट में अपने आप को रीअरेंज करेंगे ताकि इनकी जो इनस्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाए, और फाइनली हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, जो कि एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और इसके साथ ही साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, जैसे कि अटैकिंग रिएजेंट्स जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, न्यूक्लियोफाइल्स है, या जो अपना फ्री रेडिकल्स है, वो क्या क्या होते हैं, वो कैसे अटैक करते हैं, फिर जब रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है उसके पहले सॉल्वेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, एनपीएस, पीपीएस। फिर जब वो अटैक करते हैं और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी जो मैंने बताया वो रिएक्शन के रिएक्टिविटी को भी डिफाइन करती है। तो उनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले, डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद देखेंगे फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन सारी बातों को हम पढ़ते हैं कहां पर, जीओसी 1 में। जैसे यहां पर अटैकिंग रिएजेंट जब अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर में, तो जैसे मैं पहले ही क्या बताया, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड, यानी यहां पर क्या होगा बच्चों, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है ना, ये हो जाता है दो तरह का, एक को हम क्या बोलते हैं, होमोलाइसिस, क्या बोलते हैं, होमोलाइसिस, और दूसरे को क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइसिस, है ना। अब इसमें देखते हैं, मान लीजिए कि अपने पास में ए और बी दो एटम्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग करके बॉन्ड बना रखा है। अब होमोलाइसिस में क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ये बॉन्ड बना हुआ था उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स ये अपना ले लेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोलाइसिस। इसमें क्या बनेगा, इसमें जो बनेगा वो दोनों का दोनों फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, क्योंकि अपना जो एक एक का बॉन्डिंग इन्होंने किया था, शेयरिंग किया था, उसको ले लिया। और अगर बात करते हैं हम हेट्रोलाइसिस की, तो यहां पर क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक जो ज्यादा बलवान होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। और केमिस्ट्री में जो बलवान होता है ना, जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ए की तरफ चले जाएंगे। एज ए रिजल्ट क्या बन जाएगा, ए पर माइनस चार्ज आ जाएगा और बी पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। यानी क्या बनेगा, यहाँ पर कैटायन बनेगा और एनायन बनेगा। हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी जो हो वो ए से ज्यादा हो, कोई गल नहीं है, आराम से यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, ए प्लस बन जाएगा और बी माइनस बन जाएगा। तो आपने देखा कि होमोलाइसिस में फ्री रेडिकल बन रहा है एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, और हेट्रोलाइसिस में हमारे पास क्या बन रहे हैं, कैटायंस और एनायंस बन रहे हैं एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब होमोलाइसिस कब होगा, हेट्रोलाइसिस कब होगा, इसके भी रिक्वायर्ड कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम देखेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेंटोकेम, है ना, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबका लाइव सॉल्यूशन है, लाइव समाधान है मेंटोकेम पर, जहां आपको मिलता है मेंटरशिप एंड केमिस्ट्री दोनों एक साथ। थैंक यू सो मच।